नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ सब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है चिंतन। कि जो शब्द चिंतन है उसमें चित्त छुपा हुआ है। चित्त से तात्पर्य है मन कह दो या मस्तिष्क कह दो। मनोविज्ञान की भाषा में मन से तात्पर्य है मस्तिष्क से। कि चिंतन कहां से शुरू होता है? चित्त से। चित्त से तात्पर्य मन या मस्तिष्क से। इसलिए चिंतन कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। पहली इंपॉर्टेंट बात, चिंतन मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है तो मानसिक या मस्तिष्क के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की। तो ये कैसा पक्ष है? ज्ञानात्मक पक्ष। और ज्ञानात्मक पक्ष का ही दूसरा नाम क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष। तो निष्कर्ष निकला, चिंतन मानसिक प्रक्रिया है, ज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। हम चिंतन क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है। जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या की परिस्थिति के अनुसार हम उस समस्या का समाधान करते हैं और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग किन साधनों का उपयोग करें? तो 5 साधन है चिंतन के। कि पहला एक ट्रिक है सभा विप्रसी। से समस्या जरूरी, सबसे चिंतन में जरूरी क्या है? समस्या का होना। भा से भाषा, वी से बिंब, प्र से प्रतीक या चिन्ह, वी से विचार भी कह सकते हो आप, बिंब विचार, सी से स्तंभ और आप कह सकते हो संप्रति। कि चिंतन हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं और चिंतन करने के साधन हैं समस्या का होना, भाषा चाहिए, कोई बिंब, कोई तस्वीर बन रही हो हमारे मन मस्तिष्क में, कोई प्रतीक, कोई चिन्ह, जैसे सीआईडी वाले या कोई एनकाउंटर या कुछ चीज हो जाए तो प्रतीकों के, चिन्हों के द्वारा सोचते हैं कि कैसे उसकी निष्कर्ष, उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। और संप्रत्यय ज्ञान। इस प्रकार चिंतन जो है, इसकी परिभाषा को अगर हम व्यक्त करें तो निष्कर्ष निकलता है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और इस मानसिक प्रक्रिया को आप 5 साधन बताए हैं। 5 साधन क्या है? सभा विप्रसी, से समस्या, भा से भाषा, विवि से बिंब विचार करके भी, प्र से प्रतीक या चिन्ह और सी से स्तंभ और संप्रत्यय। इन साधनों के द्वारा चिंतन का प्रारंभ होता है। और प्रारंभ किससे होता है? समस्या से। और चिंतन का अंत कहां पर होता है? समाधान पर। तो परिभाषा बनी कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिन्हें हम विचार, समस्या, भाषा, बिंब, प्रतीक, चिन्ह, स्तंभ, संप्रत्यय के द्वारा इसका प्रारंभ किसी समस्या से होता है और अंत समाधान पे होता है। साधारण शब्दों में चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ समस्या से और अंत समाधान पर होता है। अब बात आती
आती है कि रोस महोदय ने चिंतन की एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का संज्ञानात्मक पक्ष या पहलू है, अर्थात मन की बातों से संबंधित मानसिक प्रक्रिया है। कौन? चिंतन। मन की बातों से संबंधित मतलब मस्तिष्क से संबंधित। तो चिंतन मानसिक प्रक्रिया का संज्ञानात्मक पक्ष या पहलू है, अर्थात मन की बातों से संबंधित मानसिक प्रक्रिया ही चिंतन है। यह परिभाषा दी रोस महोदय ने। अब बात आती है चिंतन के प्रकार। चिंतन के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है मूर्त चिंतन, जिसे आप प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। दूसरा है अमूर्त चिंतन, जिसे आप प्रत्यात्मक या संप्रत्य चिंतन। तीसरा है तार्किक चिंतन, जिसका दूसरा नाम है विचारात्मक चिंतन या कल्पनात्मक चिंतन। और चौथा प्रकार है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन कह दीजिए, एक महोदय हुए गिलफोर्ट महोदय ने सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन कहा, और जॉन डीवी महोदय ने सृजनात्मक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा है। जबकि विचारात्मक चिंतन किसे कहते हैं? तार्किक चिंतन को। परंतु जॉन डीवी ने सृजनात्मक चिंतन को विचारात्मक चिंतन, गिलफोर्ट महोदय ने अपसारी चिंतन कहा है सृजनात्मक चिंतन को। अब बात करते हैं ये होता क्या है, कि मूर्त और अमूर्त से तात्पर्य। आप मुझे देख रहे हैं, मूर्त हूं मैं आपके सामने, पर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप मेरे लिए अमूर्त हैं। मूर्त चिंतन से तात्पर्य है कि जो उद्दीपक है वह 5 चीजों के द्वारा, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा किसी चीज को समझता है, चिंतन करता है। नाक के द्वारा सूंघता है, कान से सुनता है, आंख से देखता है, जीभ से स्वाद लेता है और त्वचा से अनुभव करता है। तो ये सब मूर्त है या नहीं है? आंखों के सामने इन सब घटनाओं का घटित होगी। तो उद्दीपक नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा के द्वारा कोई चीज सीखता है, समझता है, उसके बारे में सोचता है, वह कहलाता है मूर्त चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन। दूसरा आता है अमूर्त चिंतन या प्रत्यात्मक चिंतन। मतलब जो साधन है, चिंतन के साधन सभा विप्रसी, समस्या, भाषा, बिंब, प्रतीक, स्तंभ, संप्रत्यय, विचार, इन सब के आधार पर सोचकर दिमाग में एक तस्वीर बनाकर किसी समस्या का समाधान करता है, वह कहलाता है अमूर्त चिंतन। तीसरा आता है तार्किक चिंतन, विचारात्मक या कल्पनात्मक चिंतन, कि मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या का क्या करें? समाधान। तर्क के आधार पर विचार करके, कल्पना के आधार पर मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या का समाधान करे, वही है तार्किक चिंतन, विचारात्मक चिंतन या कल्पनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन कि साहब एक बालक के सामने एक खिलौना है, उस खिलौने को वह तोड़ता है, पेचकस लेके खोल देता है, यह उसकी सृजन क्षमता है, किसी चीज को बनाना या बिगाड़ना। तो यह अनोखा है, बोले तो यूनिक है।
यह कहलाता है सृजनात्मक चिंतन। अब चिंतन के बारे में कुछ बातें, कि जो चिंतन है वह संज्ञानात्मक कह दो चाहे ज्ञानात्मक कह दो, चिंतन संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, पूर्णतः आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। आंतरिक मानसिक प्रक्रिया, आंतरिक मानसिक प्रक्रिया कह दो, और समस्या समाधान प्रक्रिया संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक प्रक्रिया, आंतरिक मानसिक प्रक्रिया, समस्या समाधान प्रक्रिया है। चौथी बात, चिंतन अदृश्य है या अमूर्त है। पांचवी बात, चिंतन के दौरान जो बाह्य क्रियाएं हैं, बोले तो शारीरिक क्रियाएं, ये लगभग बंद हो जाती है। मतलब आदमी सोचता है तो आसपास क्या हो रहा है उसको ध्यान नहीं रहता, हाथ पैर जैसे है वैसे ही रह जाते हैं। बहुत बार हमारे साथ भी घटित होता है। चिंतन के अनेक विकल्प है, सभा विप्रसी, समस्या, भाषा, बिंब, प्रतीक, स्तंभ, ये सब क्या है, चिंतन के विकल्प है। सातवीं बात, यह खोजपूर्ण प्रवृत्ति है। चिंतन की प्रवृत्ति क्या है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति। चिंतन की प्रवृत्ति खोजपूर्ण प्रवृत्ति है। और बात आती है कि साहब, चिंतन तर्कपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य के प्रति केंद्रित होता है। इसके अलावा बात आती है, एक प्रश्न उठता है कि चिंतन और मनन में क्या अंतर है? कि चित्त से चिंतन किया, कि चित्त से चिंतन किया और चिंतन से आपने क्या किया? चिंतन कैसे किया? चिंतन किया मानसिक क्रियाओं या शक्तियों द्वारा विश्लेषण, इसे आपने कहा मनन। और मनन से सोच उत्पन्न हुई और सोच से बनी विचारधारा। तो यह क्रम है, चित्त से चिंतन, चिंतन मानसिक क्रियाओं शक्तियों द्वारा विश्लेषण किया, उसे कहा मनन, मनन से सोच बनी और सोच से विचारधारा। अब बात आती है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन की, कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या है? कि जिस प्रकार अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस में क्या अंतर है, कि अपसारी लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है और अभिसारी लेंस जो है वह प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है। उस प्रकार अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन का भी यही गुण है। कैसे? कि प्रश्न किया बच्चों से, दिल्ली की राजधानी क्या है? सभी ने उत्तर दिया दिल्ली, सॉरी, भारत की राजधानी क्या है? तो सभी ने उत्तर दिया दिल्ली, मतलब ज्ञान का केंद्रीकरण है। यह चिंतन है अभिसारी चिंतन। परंतु जब यह पूछा कि दिल्ली के बारे में आप क्या जानते हो, तो किसी ने राजनीतिक पहलू के बारे में बताया, किसी ने सांस्कृतिक पहलू के बारे में, किसी ने सामाजिक परिवेश के बारे में। मतलब अलग अलग विद्यार्थी ने दिल्ली के बारे में अलग अलग बातें कही। यह उसकी सृजनात्मकता है। मतलब फैल गया ज्ञान, किसी चीज के बारे में अनेक पहलू आ गए। अनेक पहलू मतलब अनेक भागों में बट गया, और यह कहलाता है अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन से क्या उत्पन्न होती है? सृजनात्मकता। इस प्रकार अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में यही अंतर है। और अब जो महत्वपूर्ण एक बात बची है, कि चिंतन में बात आती है मानचित्र निरूपण। कि साहब, मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है एक नाविक को, जिसके द्वारा वह अपना रास्ता ढूंढता है। तो इसकी खोज की या इसको बनाया 1970 में जोसेफ डी नोवेक ने। नोवेक मतलब नाविक, याद करने के हिसाब से। अब बात आती है
कि जोसेफ डी नोविक ने जो मानचित्र निरूपण बनाया वह क्या है। कि जोसेफ डी नोविक ने जो मानचित्र निरूपण बताया उसका हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं। हम नोट्स बनाते हैं तो अनेक शाखाओं में डिवाइड उसके भागों को करके और उन सभी भागों के बारे में और उनको अन्य शाखाओं में बांटकर अनेक बड़ा टॉपिक छोटे से जगह सीमित कर देते हैं। यही मानचित्र निरूपण है। जैसे पौधा है, पौधे के बारे में जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, सबके बारे में अनेक शाखाओं में डिवाइड करके आपने उसे एक जगह एकत्रित कर दिया। यही है मानचित्र निरूपण। इसके क्या उपयोग है कि साहब परीक्षा की तैयारी में यह उपयोगी है। इसमें क्या होता है, ज्ञान का एकत्रीकरण कह दो या एकीकरण होता है, और एकीकरण से क्या हो जाता है, ज्ञान का समन्वय हो जाता है, ज्ञान व्यवस्थित हो जाता है। तो व्यवस्थापन और समन्वय, ये सब मानचित्र निरूपण मतलब किसी भी चीज को सीखने का बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा तरीका है। मानचित्र निरूपण परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जोसेफ डी नोविक कैसे करते हैं, अनेक शाखाओं में डिवाइड करके। इस प्रकार सेकेंड यूनिट अपनी समाप्त होती है। थर्ड यूनिट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।